हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के यूनिट नंबर 2। इस यूनिट का नाम है एरे। एरे फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 एरे। फर्स्ट यूनिट में भी मैंने आप लोगों को बताया कि एरे की डेफिनेशन एक पूरी यूनिट के रूप में हम आपको यहाँ बताएंगे। अब देखो एरे क्या होता है। एरे एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। यानी एरे के अंदर एक ही प्रकार का डेटा स्टोर होगा, उसे एरे कहते हैं। एरे एक स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैटिक का मतलब एक बार वैल्यू देने के बाद उसको बाद में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो एरे क्या हो गया? एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करने वाला डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक बार मेमोरी कब देते हैं? कंपाइल टाइम में। यानी एरे के अंदर मेमोरी का एलोकेट जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है, उस समय एरे के अंदर मेमोरी को एलोकेट करवा दिया जाता है और उस मेमोरी को प्रोग्राम रन करने के बाद बदला नहीं जा सकता। यानी इसीलिए तो वो एरे है, वो स्टैटिक डेटा मेंबर है, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। तो अब इसकी पूरी परिभाषा क्या होगी? एरे एक ही प्रकार के डेटा को स्टोर करने वाला डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मेमोरी एलोकेट कंपाइल टाइम में किया जाता है और प्रोग्राम को रन करने के बाद उस मेमोरी को बदला नहीं जा सकता। अब एरे में क्या होगा? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो एरे है वो एरे डेटा ऑब्जेक्ट के समूह को स्टोर करके रखता है। अब हम देखते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। यानी एरे को घोषित करना, डिक्लेयर करना। एरे को घोषित कैसे करते हैं? उसके लिए सबसे पहले होगा इंटीजर ए और साइज, जैसे कुछ भी दे दो 5 और ये एरे का डिक्लेरेशन है। यानी एरे को इस प्रकार से घोषित करते हैं। इंटीजर ये क्या हो गया? डेटा टाइप। ए एरे का नाम, ये एरे की साइज, और सेमीकोलन। ठीक है, अब देखिए एरे को इस प्रकार घोषित किया जाता है। आपको एग्जाम के अंदर ये हर बार पूछते हैं कि एरे को घोषित कैसे किया जाता है। तो आप लोगों को ये रखना है कि डेटा टाइप और एरे। ये तो मैंने उदाहरण बताया। अगर इसका प्रारूप देखें, सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, तो देखो सिंटैक्स आपको इसी उदाहरण से उसका सिंटैक्स बनाना है। इंटीजर क्या है? डेटा टाइप। तो यहाँ इसका बनाने के लिए क्या लिखते हैं? डेटा टाइप। उसके बाद क्या है? एरे नेम और उसके बाद साइज, कॉन्स्टेंट साइज। समझ लो? तो
आपको पूछेगा कि एरे का प्रारूप तथा उसका उदाहरण लिखिए, तो आपको ये तो लिखना है प्रारूप, डेटा टाइप, ये हो गया डेटा टाइप, एरे का नेम, ये हो गया एरे का नेम, और ये हो गई साइज। ठीक है, तो अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि डेटा टाइप के अंदर ये मैंने इंटीजर लिखा, इसको देखना फ्लोट भी आ सकता है, फ्लोट को रियल भी बोलते हैं। तो इंटीजर या फ्लोट ये हो गया डेटा टाइप, ये एरे का नाम। एरे का नाम हमेशा याद रखना ए से जेड, ए से जेड के बीच कोई भी अक्षर आ सकता है, लेकिन या आप किसी का नाम भी दे सकते हो, ठीक है, या नाम भी दे सकते हो, लेकिन जो रिजर्व वर्ड है, आरक्षित शब्द है, आप उनको नहीं लिख सकते हो। जैसे देखो इंटीजर ए, आप इंटीजर ए की जगह इंटीजर जेड लिख सकते हो, इंटीजर बी लिख सकते हो, इंटीजर सी लिख सकते हो, लेकिन अगर रिजर्व वर्ड जैसे आप ये नहीं लिख सकते हो इंटीजर सम, और इसकी सही से ये नहीं लिख सकते। क्यों? सम है, उस सम का अलग अर्थ है। इस प्रोग्राम में जब प्रोग्राम को रन करते हैं, यानी जो टर्बो सी एक सॉफ्टवेयर है, उसकी लाइब्रेरी के अंदर सम शब्द का अर्थ पहले से बनाया हुआ है कि जब सम शब्द का यूज करते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर ये सम शब्द क्या काम करेगा। तो हम ये रिजर्व वर्ड होगा, जैसे सम हो गया, मिनिमम हो गया, जैसे मिनिमम, मैक्स, ऑटो, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि रिजर्व वर्ड है और उनका अर्थ पहले से उस डिक्शनरी में बनाया हुआ है। तो हम इन शब्दों को यहाँ एरे नेम के रूप में नहीं लिख सकते, ये फंक्शन के रूप में उपयोग होंगे। ठीक है, तो एरे का ध्यान रखना, एरे एक समान डेटा टाइप को स्टोर करते हैं, जैसे ये इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, इन सबको स्टोर करता है। लेकिन जो एरे का नाम होता है वो ए से जेड के बीच कोई भी अक्षर हो सकता है, लेकिन रिजर्व वर्ड इन आरक्षित शब्द नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद ये बड़े कोष्ठक के अंदर हमने यहाँ पे लिखा साइज, तो ये साइज है वो आप अपने हिसाब से मैन्युअली लिखते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ये साइज कितनी है। जब हमें मेमोरी, जितनी मेमोरी की आवश्यकता होती है उतनी ही मेमोरी की साइज यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब देखो हमने लिखा इंटीजर A5, अब ये मेमोरी कैसे घेरेगा वो देखो। जैसे मैं यहाँ वापस लिखता हूँ इंटीजर A साइज 5। अब यहाँ इसको साइज घेरने के लिए यहाँ लिखेगा, देखो A0, A1, A2, A3, A4। अब देखिए यह लिखा है इंटीजर A साइज 5, साइज यहाँ पे 5 दे रखी है, लेकिन एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। एरे के अंदर जो पहला मेमोरी एलोकेट करेगा वो 0 से होगा, यानी बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ये वैल्यू तो 5 आएगी, जितनी वैल्यू आपको ये वो तो 5 आएगी, लेकिन जो मेमोरी के जो ब्लॉक बनेंगे वो उसमें 0 से स्टार्ट होंगे। तो एरे के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, आप एरे को जब उदाहरण देते हो तो उसके अंदर अगर इस तरह का आपको मेमोरी एलोकेट बनाना है तो जितनी संख्या आपको कोष्ठक में दे रखी है उस संख्या से हमेशा एक संख्या यहाँ पे कम आएगी। उसका कारण है क्योंकि वो संख्या 0 में पहले से 0 लेगा तो वो ऑटोमेटिक एक संख्या कम आएगी। तो ध्यान रखें इंटीजर एरे का नाम और ये साइज, ये एरे का डिक्लेरेशन है और उसका एक उदाहरण है। ध्यान रखना, आप लोगों को एरे का उदाहरण और उसका प्रारूप तो हर एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, और आपके एग्जाम बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछते। अब देखिए, अब हम देखते हैं एरे के प्रकार कि एरे कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो एरे के प्रकार।
एरे के प्रकार में एरे मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला एरे है एक या एकल आयामी एरे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वन डायमेंशनल एरे। और दूसरा हो गया द्विआयामी। द्विआयामी या उसको बहुआयामी एरे, मल्टी टू या मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। अब देखो एरे के प्रकार मुख्य रूप से दो है। पहला हो गया एकल या एक आयामी वन डायमेंशनल एरे, दूसरा हो गया द्विआयामी या बहुआयामी एरे, जिसको बोलते हैं टू या मल्टी डायमेंशनल एरे। अब देखो इनका पूरा मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि एकल यानी सिंगल एरे में क्या होगा और मल्टी एरे में क्या होगा। हाँ, तो हम क्या बता रहे हैं, एरे के प्रकार में सबसे पहला था हमारे एकल या एक आयामी एरे। ये क्या होता है एकल आयामी? ऐसा एरे जिसमें सूची के लिए केवल एक ही सबस्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, यानी लिस्ट को प्रदर्शित करने के लिए एक ही सबस्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। एक ही सबस्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, वो एकल या एक आयामी एरे कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं एक आयामी एरे का। जैसे आपने लिखा इंटीजर ए साइज 5 और ये। अब ये मेमोरी कैसे घेरेगा, इसके लिए देखो इस तरीका आप चित्र देखो। जीरो 1 2 3 4 और इसे आप यहां से रद्द कर दो। यानी ये 5 है, यहां देखो 1 2 3 4 5 ये एरे की इंडेक्स है। ये वाले जो या ये एरे का एलोकेट कराने की फर्स्ट रो है, यहां से एरे एलोकेट होगा। यानी इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो उससे कम आ रही है, मतलब 0 से लेने के बाद काउंटिंग करोगे तो आप 5 मिलेगा। तो ये हो गया आपका एरे वन डायमेंशनल एरे। अब इस एरे के अंदर अगर ये तो मैंने उदाहरण बताया, अगर आपको पूछ ले इसका प्रारूप क्या है तो इसी उदाहरण से आप इसका प्रारूप बना लो। जैसे देखो इंटीजर यहाँ लिख लो, मतलब प्रारूप आप इसको लिखो प्रारूप में लिखना है इंटीजर। ये क्या है डेटा टाइप, तो यहाँ लिखो डाटा टाइप। कहीं आपको डेटा टाइप की जगह सिर्फ टाइप ही मिलेगा, तो भी उसका अर्थ यही होता है कि डेटा टाइप। वो शॉर्टकट में कभी पेपर में भी आ जाता है कि टाइप, तो आप वहां कंफ्यूजन नहीं होना कि टाइप का मतलब क्या है। टाइप का मतलब डेटा टाइप होता है। टाइप या एरे नेम
ए नेम और या साइज। ये इस एरे एक आयामी एरे का प्रारूप है और ये एक आयामी एरे का उदाहरण है। अब ये देखते हैं कि जब एक आयामी एरे के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है तो वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है कंपाइल टाइम में और एक होती है रन टाइम में। कंपाइल टाइम तो वो होता है कि हम प्रोग्राम को रन नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको चेक कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, उस समय तो होती है कंपाइल टाइम। रन टाइम ये होता है कि जब प्रोग्राम पूरा बन गया और आप उसको चला रहे हो, चलाने के बाद की जो प्रोसेसिंग है वो रन टाइम होती है, उस समय जो वैल्यू देते हैं वो रन टाइम की हो गई। और कंपाइल टाइम है तो वो प्रोग्राम में पहले से दे देते हैं। तो अब आप आगे देखिए इसमें कि ये रन टाइम में मेमोरी कैसे गिरता है और कंपाइल टाइम में कैसे गिरता है। हमने लिखा है कि इसको चरण, एक आयामी एरे के चरण, इसके दो चरण हो गए। पहला हो गया कंपाइल टाइम, और दूसरा हो गया रन टाइम। कंपाइल टाइम के अंदर जब एरे को कंपाइल करते हैं तो उस समय एरे की वैल्यू या वैल्यू की लिस्ट दे देते हैं तो कंपाइल टाइम एरे कहलाता है। यानी डिक्लेरेशन के समय जब एरे को डिक्लेयर करता है उसी समय वैल्यू की लिस्ट साथ में दे देते हैं तो वो कंपाइल टाइम होगा। जैसे देखो इसका उदाहरण देखो, इसका इंटीजर ए साइज 3, ये तो एक घोषित हुआ। अब इसके अंदर कंपाइल टाइम होगा, अब देखो आगे बराबर मतलब कोष्टक 0, 1 और 2। ये देखो ये वाली चीज है वो ये है, समझ रहे हो। यानी कंपाइल टाइम के अंदर जब एरे को डिक्लेयर किया जाता है या घोषित किया जाता है तो उस समय वैल्यू की लिस्ट साथ में दे देते हैं, इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम डेटा टाइप। ठीक है, यानी कंपाइल टाइम वन डायमेंशनल एरे। तो ये इसके अंदर जो वैल्यू यहाँ दे दी है, अब उस वैल्यू को हम बाद में बदल नहीं सकते, उस प्रोग्राम को रन होने के बाद बदला नहीं जा सकता है। अगर बदला है तो फिर वापस से हमें कंपाइल टाइम में आना पड़ेगा। तो कंपाइल टाइम में ये याद रखना है कि कंपाइल टाइम के अंदर जब मेमोरी एलोकेट करवाई जाती है तो एरे को घोषित करते समय उस समय एरे की वैल्यू साथ में दे देते हैं, जिसे बाद में रन होने के बाद बदला नहीं जा सकता। तो ये हो गया कंपाइल टाइम। अब देखते हैं रन टाइम। रन टाइम में क्या होगा? रन टाइम में ये होता है कि जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो रन करने के बाद यूजर मतलब जो काम कर रहा है यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके अंदर वैल्यू देता है और यूजर को पता होता है कि रन टाइम के अंदर प्रोग्राम कब तक चलेगा, उसको फिक्स होता है। जैसे देखो इसका उदाहरण देखिए आप, फॉर कोष्टक i बराबर 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, और यहां से इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। तो इसके अंदर वैल्यू अगर यूजर या n का मतलब होता है यानी i बराबर 0 से वैल्यू को पढ़ना शुरू करेगा, i लेस देन और n ये तब तक पढ़ता रहेगा जब तक उसको वैल्यू ट्रू मिलती रहेगी, यानी सत्य वैल्यू मिलेगी तब तक पढ़ेगा। जब भी सत्य वैल्यू नहीं मिलेगी प्रोग्राम फंक्शन से बाहर हो जाएगा। अब मान लें हमारे पास है a बराबर 3 या n ले लो, n बराबर 3। तो सबसे पहले ये यहाँ आएगा
आई बराबर 0 से स्टार्ट किया, आई यानी ये सबसे पहले 0 0 है, 0 0 लेस देन यहाँ 3 मिल रहा है, इसका मतलब 0 बड़ा है 0 से, 0 छोटा है 3 से, सही बात है। तो ये आ जाएगा कंडीशन ट्रू होने के बाद 3, ये आएगा 0 + 1। अब की बार है ना, ये आई की वैल्यू पहले 0 थी, 0 इस ये 2 प्लस है, आई प्लस प्लस, ये क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू तो जो इसको स्टार्टिंग की वैल्यू मिलती है वो वाली लेते हैं। तो यहाँ मिली स्टार्टिंग 0 और ये प्लस का प्लस, इस प्लस का मतलब होता है एक समय में एक को जोड़ना, तो यहाँ हो गया 2। अगली बार इसको मिले वैल्यू क्या 2, 2 मिलने के बाद ये आएगा फिर 2, 2 से चेक करेगा 2 लेस देन 3, ठीक है। तो ये भी वैल्यू सही है। यहाँ ट्रू होने के बाद यहाँ आएगा फिर आगे, यहाँ आएगा 1, यानी ये पहले 0 था तो हो गया 1, 1 के बाद 1 + 1 बराबर 2, 2 होने के बाद फिर ये आएगा यहाँ पे 2, 2 को पड़ेगा 2, ये वैल्यू यहाँ पर लेगा, यहाँ कंडीशन हो गई ट्रू। फिर आगे आएगा 2 + 1 बराबर 3, यहाँ 3 आएगा, 3 आने के बाद फिर ये 3 बड़ा है 3 से, तो वैल्यू गलत हो जाएगी, 3 3 से बड़ा नहीं है, 3 3 के बराबर है। अगर हमें इस वैल्यू को बराबर कराना है तो फिर यहाँ बराबर लिखना पड़ेगा। तो ये वाली जो चीज़ होती है, यानी जो वैल्यू है वो बाद में देते हैं रन टाइम में, प्रोग्राम रन होने के बाद, तो उस समय जो मेमोरी एलोकेट कराते हैं वो रन टाइम के अंदर, जिससे हम बाद में बदल सकते हैं। तो आज हमने ये पढ़ा है कि एरे के कितने प्रकार थे, 2 प्रकार थे, 2 प्रकार में से पहला था आपका एकल आयामी एरे, जो कि हमने पढ़ लिया। उसके अंदर प्रोग्राम को 2 प्रकार से मेमोरी एलोकेट कराते हैं, कंबाइंड टाइम में और रन टाइम में। अब हम कल वाले टॉपिक में 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे को पढ़ेंगे, आप लोग इसको कॉपी में उतारें।